आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री। कोड आपके सामने है, ज़रूर मैच करें। BHIC 131 इग्नू की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं इग्नू की हिस्ट्री के हम। अगर आपने BAG में एडमिशन लिया है तो आपके लिए ये वीडियोस जो है काफ़ी हेल्पफुल है, अगर आपके पास डिसिप्लिन में हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो 7 चैप्टर लगभग हम पूरे कंप्लीट कवर कर चुके हैं डिटेल से। जिन बच्चों ने उनको नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। हिंदी में कहते हैं भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक। चैप्टर 8 पढ़ेंगे आज हम। चैप्टर 8 हमारा है प्रारंभिक वैदिक समाज, या ये कह सकते हो आप कि वैदिक सभ्यता के बारे में हम डिटेल से जानेंगे इन चैप्टर के अंदर। देखिए चैप्टर 8 और चैप्टर 9, 8 और 9 ये दोनों चैप्टर हैं वैदिक सभ्यता के ऊपर। वैदिक सभ्यता 2 खंडों में बटी हुई थी, एक पूर्व वैदिक सभ्यता, ठीक है, और एक उत्तर वैदिक सभ्यता। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक सभ्यता के बारे में, यानी प्रारंभिक वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं इसे। उसके बाद हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो, यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। आप सबसे पहले आप टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप सर्च कीजिए @एकलव्य स्नातक 1 और फिर आप इस ग्रुप को कर लीजिए ज्वाइन, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, यानी वैदिक सभ्यता है क्या, कब ये जन्मी, कब, क्या इसका कालखंड है, किसने इसका निर्माण किया, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल से। देखिए पिछले 2 चैप्टर 5 और 6 हमने पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। उसके बाद हमने 7वां चैप्टर पढ़ा था ताम्र पाषाण संस्कृतियों के बारे में, ठीक है। ये चैप्टर जो है ना, ये सारे रिलेट करके बनाए हुए हैं एक दूसरे से, यानी 5वां चैप्टर 6ठे से रिलेट करता है, 6ठा चैप्टर 7वें से, और 7वां चैप्टर जो है वो 8वें चैप्टर से रिलेट करता है। वैदिक सभ्यता का जो कालखंड माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का माना गया है। यानी कि 1800 ईसा पूर्व क्या हुआ था, 1800 ईसा पूर्व आप सभी को पता ही है क्या हो गया था, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था, यानी हड़प्पा सभ्यता लगभग समाप्त हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ जन्मी, ठीक है, और ताम्र पाषाण संस्कृतियों के बाद आई वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता को भारत की प्राचीन सभ्यता माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता की जो जानकारी प्राप्त करने के स्रोत हैं उनको डिटेल से जो पुरातात्विक इतिहासकार रहे हैं, पुरातात्विक अधिकारी रहे हैं, उन सभी ने उनको डिफ़ाइन किया है। क्योंकि यहाँ से जो कुछ भी मिला, देखिए सबसे पहले तो बात वैदिक सभ्यता की जब हम करते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि वैदिक सभ्यता किन चीज़ों पर टिकी हुई थी। वैदिक सभ्यता हमारे वेदों पर टिकी हुई थी, और वेदों को अच्छे से जो है डिटेल से स्टडी किया जा चुका है। इसलिए भारत की प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता को माना जाता था। इसलिए भी माना जाता था वैदिक सभ्यता को प्राचीन सभ्यता, क्योंकि इस समय तक इस सभ्यता को पहले खोज लिया गया था। इसके काफ़ी समय बाद जो है पता चला है हड़प्पा सभ्यता का। इसीलिए वैदिक सभ्यता को भारत की प्राचीन सभ्यता भी माना जाता है। वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है मैंने अभी आपको बताया 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है। 2 खंडों में इनको विभाजित किया जाता है कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल क्या है, ठीक है, पूर्व वैदिक काल में बेसिकली जिक्र किया गया है ऋग्वेद का, ठीक है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन और पुराना वेद है। सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना हुई थी, और ऋग्वेद के आधार पर ही लगभग लगभग ये लगा लो, मान लो 500 1000 से, ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा वो पूर्व वैदिक काल का माना जाता है, ठीक है। तो इतना लंबा समय रहा, और इस समय को माना जाता है कि ये ऋग्वेद का काल है। इसको ऋग्वेद के काल से भी जाना जाता है। तो पूर्व वैदिक काल कह लो या ऋग्वैदिक काल कह लो, बात एक ही है। इसका जो कालखंड है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, यानी उत्तर वैदिक काल इसके बाद का काल है। इसी उत्तर वैदिक काल के दौरान है ना सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये उत्तर वैदिक काल के दौरान देखने को मिलते हैं। पूर्व वैदिक काल जो हमारा टिका हुआ था वो ऋग्वेद के ऊपर टिका हुआ था, इसलिए इसको
ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक वैदिक समाज के अध्ययन के लिए, यानी हमें पता कैसे चलता है प्रारंभिक वैदिक समाज के अध्ययन के बारे में, तो हमें पता चलता है ग्रंथों से। और ग्रंथ हमारे पास कितने वैदिक ग्रंथ? चार। चार हमें ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिनकी सहायता से हम वैदिक सभ्यता को अच्छे से समझ पाए हैं। अब ये चार ग्रंथ कौन से हैं? ऋग्वेद जो सबसे पहला और प्राचीन है, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ये होते क्या हैं, इनको डिटेल से समझ लेते हैं। इनमें ऐसा क्या है जिससे कि प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद के अंदर लगभग 1028 सूक्त हैं और 10 मंडलों में ये विभक्त है। यानी ये जो पूरा ऋग्वेद है, पूरी ये जो वेद है, इसके अंदर 1028 सूक्तियाँ हैं और 10 मंडलों में विभक्त है। यानी 10 मंडलों में ये बनाया गया है। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप सूची की बात करेंगे ना, जैसे मान लो कोई भी बुक होती है, उससे पहले उसका इंडेक्स दिया होता है ना कि भाई इसके अंदर इतने यूनिट है, ठीक है, इतने इसके अंदर पार्ट है। तो इस प्रकार से इसको डिफाइन किया जाता है ऋग्वेद को कि इसके अंदर 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल है। देवी देवताओं की इसके अंदर सुंदर ढंग से स्तुति की गई है। यानी देवी देवताओं की स्तुति के बारे में ऋग्वेद के अंदर अच्छे तरीके से बताया गया है। प्रत्येक सूक्त और मंत्रों के साथ उसके ऋषि और देवता का नाम इसके अंदर बताया गया है। जो भी सूक्ति हम पढ़ते हैं, जो भी मंत्र हम पढ़ते हैं, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम जो हम पढ़ते हैं, ये भी ऋग्वेद की देन है, ठीक है, ये भी ऋग्वेद में ही लिखा हुआ है। तो प्रत्येक सूक्ति और प्रत्येक मंत्र के साथ ऋषि का नाम भी है इसके अंदर और देवता का नाम भी दिया गया है। कुछ ऋषियों में स्त्रियां भी शामिल हैं इसके अंदर। इससे पता चलता है कि स्त्रियों का भी जीवन उस समय ऋग्वेद के समय अच्छा था। तो कुछ ऋषियों में स्त्रियां भी शामिल हैं, जैसे विदर्भ राज की पुत्री और अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा, ठीक है, इनका नाम भी शामिल है इसके अंदर। ऋग्वेद की 3 शाखाएं हैं, कीथ्यू, राणनीय और जैमिनीय, ठीक है, 3 शाखाएं हैं इसकी। इन 3 शाखाओं में ये विभक्त है। इसके बाद हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद में 1549 मंत्र हैं। इसके 75 मंत्र अपने हैं, शेष जो है वो किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद क्योंकि प्राचीन और सबसे पहले लिखा गया था, तो इसके बाद ही सब कुछ ये देखने को मिलते हैं, इसके बाद ही सब बने हैं ये वेद। जो बाद के वेद हैं वो इसके बाद बने हैं। तो 1549 मंत्र टोटल हैं किसके अंदर? सामवेद के अंदर। 75 मंत्र तो सामवेद के अपने हैं, लेकिन बाकी के जो हैं वो किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके मंत्र गायन संबंधी है, यानी जो भी इसके अंदर मंत्र दिए गए हैं वो सारे गायन संबंधी है, यानी गा कर के बताए गए हैं। आप ये कह सकते हो कि जो भी हम भजन या गायन में गायन करके जो मंत्र बोलते हैं, पंडित वगैरह जो बोलते हैं, वो सब क्या है? वो सामवेद से लिए गए हैं, ठीक है। पुराणों के अनुसार सामवेद की सैकड़ों शाखाएं हैं, लेकिन सामवेद की जो शाखाएं बताई गई हैं वो कई सैकड़ों शाखाएं बताई गई है पुराणों के अनुसार। यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद के अंदर 40 अध्याय हैं और यजुर्वेद के भी 2 भाग हैं, ठीक है। 40 अध्याय यजुर्वेद के अंदर हैं, इसके 2 भाग हैं। एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों का संग्रह है। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके अंदर मंत्रों के संग्रह को दिखाया गया है, मंत्रों का संग्रह उसके अंदर है। जबकि शुक्ल यजुर्वेद के अंदर मंत्रों के साथ साथ गद्यात्मक व्याख्या भी है, ठीक है, समझे आप। यानी कि शुक्ल यजुर्वेद के अंदर मंत्र तो है ही है, मंत्रों के साथ साथ गद्यात्मक व्याख्या भी है। यानी ये भी बता रखा है कि ये मंत्र कहना क्या चाह रहा है, ये मंत्र क्या समझाना चाह रहा है, उसकी पूर्ण व्याख्या भी दे रखी है किसमें? शुक्ल यजुर्वेद के अंदर। इस वेद के अध्ययन से आर्यों की धार्मिक तथा सामाजिक दशा का ज्ञान होता है। यानी इस वेद के अध्ययन से पता चलता है कि जो आर्य थे, क्योंकि आर्यों के द्वारा ही ये सभ्यता निर्मित हुई थी, ठीक है। आप सभी को पता ही है हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई थी 1800 ईसा पूर्व। उसके बाद ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ आई थी, ठीक है। उसके बाद 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रही वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को जन्म किसने दिया? आर्यों ने, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है कि आर्यों के द्वारा ही इस सभ्यता को जन्म दिया गया था। तो आर्यों की धार्मिक और सामाजिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है किससे? यजुर्वेद से। इसके बाद हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं और 20 अध्याय हैं।
इसकी भी दो शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद। ठीक है, शौनक और पिप्लाद नाम की इसकी दो शाखाएं हैं, इसको आप ज़रूर याद रखें। इस वेद में जो है, अथर्ववेद में चिकित्सा संबंधी सामग्री है। ठीक है, चीनी चिकित्सा संबंधी ज्ञान इसके अंदर दिया गया है। वशीकरण का ज्ञान इससे मिलता है। ठीक है, वशीकरण आप सभी जानते हो, वश वगैरह में जो करते हैं, भूत पिचास, ये सब कुछ चीज़ें जो आपने सुनी होगी, ये सारा ज्ञान अथर्ववेद से मिलता है। ठीक है, प्राचीन भारत की सभ्यता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये जो वेद है ये बहुत उपयोगी है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को मिलता है अथर्ववेद में। और आर्यों के जो विचार थे, दार्शनिक, जो दार्शनिक विचार रहे हैं आर्यों के, वो भी इसी के अंदर देखने को मिलते हैं। किसमें? अथर्ववेद के अंदर। तो ये चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जो हमें वैदिक सभ्यता के बारे में डिटेल से समझाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्यों के आगमन की। अब आर्यों का आगमन कैसे हुआ और कब हुआ, इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि आर्य ही तो हैं जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। आर्यों के द्वारा ही ये सभ्यता निर्मित हुई थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, अब ये आर्य कहाँ से आए थे? देखिए, बहुत सारे इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं इसके अंदर। कोई कहता है ये मध्य एशिया से आए थे, कोई कहता है ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, कोई कहता है कि नहीं नहीं ये भारत के ही थे। लेकिन बहुत सारे जो इतिहासकार रहे हैं उनका ऐसा मानना था, जो जिनका एक मत रहा है। ठीक है, जब हम 10 वोट देते हैं तो हम ये देखते हैं ना कि 10 में से कितने ज़्यादा वोट किस चीज़ को मिल रहे हैं। तो ऐसे ही ज़्यादातर इतिहासकारों का ये मानना रहा है कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से जब वो आए थे, लगभग जो उनका आगमन हुआ था भारत के अंदर, वो 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी 1500 ईसा पूर्व यहाँ भारत में उनका प्रवेश हुआ और फिर उन्होंने वैदिक सभ्यता का नींव रखी। ठीक है, सर्वप्रथम वो कहाँ आए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। वो आए थे अफ़गानिस्तान और पंजाब के कुछ एरिया में, सर्वप्रथम यहाँ आके वो बसे थे। अब हड़प्पा सभ्यता से इसको देखिए जोड़ करके कुछ इतिहासकार देखते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन तो 1800 ईसा पूर्व हो चुका था। ठीक है, और ये कब आए हैं? 1500 ईसा पूर्व। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि आर्यों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण किया गया था, इसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। लेकिन जब आर्यों का आगमन ही 1500 ईसा पूर्व हुआ है, तो वो कैसे उस पर आक्रमण कर सकते हैं? ठीक है, और एक सबसे बड़ी चीज़, आर्यों की जो संस्कृति रही है वो ग्रामीण थी। ठीक है, ये ग्रामीण संस्कृति की थी, यानी वैदिक सभ्यता जो देखने को मिलती है ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता एक उत्कृष्ट शहरी सभ्यता थी। यदि इनके द्वारा पतन किया गया होता, इनके द्वारा आक्रमण किया गया होता इन पे, तो ये भी एक शहरी सभ्यता बसाते, लेकिन ऐसा नहीं था। आर्यों ने ग्रामीण संस्कृति बसाई है, आर्यों के द्वारा ग्रामीण सभ्यता बसाई गई है। तो हड़प्पा से आप इसको जोड़ करके देखने के जो प्रमुख प्रमाण हैं वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, पुष्ट प्रमाण इसके नहीं मिलते हैं, और ना ही उनके आक्रमण के कोई साक्ष्य मिले हैं ऐसे कि उन आर्यों के द्वारा आक्रमण जो है हड़प्पा सभ्यता पे किया गया है। तो इस प्रकार से आर्यों का आगमन हुआ भारत के अंदर और इन्होंने वैदिक सभ्यता की नींव रखी। अब बात करते हैं कि इनका सामाजिक जीवन कैसा था। यानी शुरुआत में जो वैदिक सभ्यता रही थी, पूर्व वैदिक सभ्यता, ठीक है, जिसको ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, या प्रारंभिक वैदिक काल के नाम से भी जान सकते हैं, प्रारंभिक वैदिक समाज के नाम से भी जान सकते हैं। तो उनका सामाजिक जीवन कैसा था प्रारंभ में? देखिए, वैदिक समाज एक कबीलाई समाज था। ठीक है, कबीले आपने सुने होंगे, आपने टीवी में भी देखे होंगे। तो कबीले जैसे एक समाज हुआ करता था जो जातीय और पारिवारिक संबंधों पर आधारित था। ठीक है, जो विभिन्न जातियों से मिलकर के बना था और पारिवारिक संबंधों से बना था। तो एक कबीले की तरह हुआ करता था इनका सामाजिक जीवन। परिवार समाज की प्राथमिक इकाई थी। परिवार क्या थी? समाज की प्राथमिक इकाई थी। कुलप किसे कहते थे? कुलप परिवार का सबसे बड़ा पुरुष हुआ करता था, यानी परिवार का मुखिया मान सकते हैं, उसे कहते थे कुलप। ठीक है, वही परिवार के उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करता था और वही परिवार की रक्षा भी करता था। यानी कुलप का काम था कि जो शेष परिवार है उनके लिए भोजन सामग्री का उत्पादन करें और परिवार की रक्षा भी करें। समाज जो था वो पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक समाज क्या होता है कि जो आपके पिता का है वो आपको मिलेगा, जो आपका है वो आपके पुत्र को मिलेगा। यानी पितृसत्तात्मक समाज था। पिता की जो संपत्ति है वो पुत्र को मिलेगी, पुत्र की जो संपत्ति है वो उसके पुत्र को मिलेगी। इसे कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज। पुत्र की प्राप्ति लोगों की सामान्य इच्छा थी। इस समय जो लोग थे उनकी सामान्य इच्छा रहती थी कि उनके यहाँ जन्म सिर्फ पुत्र का हो। जन का मुखिया
राजा या गोपति होता था, ठीक है। जन का जो मुखिया होता था, ठीक है, उसे कहते थे राजा या गोपति। समाज में महिलाओं का भी काफ़ी महत्व था। ऐसा नहीं था कि महिलाओं को इग्नोर किया जाता था। महिलाओं का एक अच्छा खासा वर्चस्व था समाज में। महिलाएं जो थी वो पुरुषों के साथ उस समय के समाज में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती थी। वह शिक्षित थी। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की आज़ादी थी। महिलाओं को पूर्ण रूप से शिक्षा मिलती थी। महिलाएं सभाओं के अंदर भाग लेती थी। यानी आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि जो वैदिक सभ्यता थी उसमें कहीं ना कहीं समाज उस कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक अच्छे किस्म का वातावरण, अच्छे किस्म की परिस्थितियाँ थी। महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, सभाओं में भाग ले सकती थी, उनको अभिव्यक्ति थी बोलने की। तो इस प्रकार का जीवन था महिलाओं का। शिक्षा का मौखिक रूप से आदान प्रदान किया जाता था। शिक्षा जो थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी, ठीक है, बोल करके दी जाती थी मौखिक रूप से। लेकिन शिक्षा की परंपरा कम थी। ऐसी परंपरा नहीं थी जैसे अब व्यवस्था बना दी गई है कि 1 से लेकर 12 तक आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, 1 से लेकर 5वीं तक ऐसे पढ़ना है, 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, परंपरा ऐसी कुछ नहीं थी, पर ना के बराबर परंपरा थी। सामान्य वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी समाज के अंदर। वर्ण व्यवस्था आप सभी जानते ही हो, जिसको पुरुष सूक्ति के नाम से जाना जाता था। पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। पुरुष सूक्त भी जो है ना, ये ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है, ऋग्वेद से लिया गया है। तो पुरुष सूक्त के नाम से वर्ण व्यवस्था को जाना जाता था। वर्ण व्यवस्था तो आपने अच्छे से सुनी होगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 किस्म के वर्ण हुआ करते थे, ठीक है। इन वर्णों के आधार पर ही समाज बटा हुआ था। तो पुरुष सूक्त इसको कहा जाता था। पुरुष सूक्त इसे क्यों कहते थे आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसको माना गया था कि जो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है पुरुष के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है वो बाजुओं से हुई है। तो इस प्रकार से इसको जो है पुरुष सूक्त का नाम दिया गया था ऋग्वेद के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो देखिए कबीलाई जो समाज था, यानी कबीले की तरह जो रहने वाला समाज था, जो राज्य व्यवस्था इसके अंदर थी वो समानतावादी नहीं थी। यानी ये जो यहाँ पर जो लोग थे उनको एक जैसे समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। वो समानतावादी व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी, समान अधिकार किसी को प्राप्त नहीं थे। ऋग्वेद में दोहरा सामाजिक विभाजन मिलता है। यानी ये देखने को मिलता है कि कुछ जो वर्ग है वो समाज में, जो समाज है जो वो 2 वर्गों के अंदर बटा हुआ था। यानी कि सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है, जिसको 2 वंशीय समूह के रूप में रखा गया। 2 वंशीय समूह यानी 2 वंशों के रूप में रखा गया। 2 प्रकार के वंश थे जिनके अलग अलग कार्य थे, जिनके अलग अलग अधिकार थे। प्रथम राजनय थे, ठीक है, एक राजनय वंश था। राजनय वंश जो क्या थे, युद्ध करते थे, जिन्होंने उच्च वंशीय परंपरा प्राप्त की थी। जो युद्ध करते थे, जो राजनय वंश के थे, वो ऊपर या उच्च वंश के माने जाते थे और उन्हें उच्च वंशीय परंपरा प्राप्त थी। ये कह सकते हो कि वो राजा से संबंधित थे, व्यवस्था से संबंधित थे, मंत्री से संबंधित थे। ऐसे जो थे वो राजनय थे, ठीक है। दूसरे कौन थे, शेष कबीले साधारण सदस्य। दूसरे थे जो शेष कबीले के आम जन था जो, ठीक है, उन्हें कहते थे शेष कबीले साधारण सदस्य, या उन्हें विश भी कहा जाता था। ऋग्वेद की भाषा में उन्हें विश कहा जाता था। जिन्होंने छोटी वंशीय परंपरा प्राप्त की थी, उन्हें छोटी वंशीय परंपरा प्राप्त थी, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है कि दोहरा सामाजिक विभाजन था किसके अंदर, ऋग्वैदिक काल के अंदर। और पुरोहित को कहा जाता था। ये कह सकते हो जो ब्राह्मण थे ना उनमें पुरोहित थे, पुरोहितों को अलग स्थान मिला हुआ था। इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता था ऋग्वैदिक काल में। पुरोहित को चाहे मरण हो चाहे जन्म हो, इनके लिए एक विशेष अवस्था, विशेष स्थान इनके लिए रखा जाता था। इनको विशेष प्रकार के दान मिलते थे। तो पुरोहितों का उस समाज के अंदर एक अलग स्थान था। धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल के लोगों की या प्रारंभिक वैदिक समाज की, तो देखिए आर्य जो थे वो प्राकृतिक शक्तियों जैसे जल, वायु, वर्षा, बादल, आग, इन सभी को दैवी शक्ति मानते थे, ठीक है। इन सभी को वो दैवी शक्ति मानते थे और इनकी उपासना करते थे। जल, वायु, वर्षा, बादल, इन सभी की वो उपासना करते थे, वो इनको दैवी शक्ति मानते थे। इंद्र जो था वो इनके लिए शक्ति का देवता था। इंद्र की आराधना, इंद्र की उपासना ज़्यादातर ये लोग करते थे, ठीक है। यज्ञ करते थे ज़्यादातर ये लोग, अग्नि का यज्ञ करते थे। उसकी उपासना क्यों करते थे, शत्रु के नाश के लिए करते थे, किसकी, इंद्र की, और वर्षा के लिए, ठीक है। क्योंकि ये लोग खेती करते थे, कृषि करते थे, तो वर्षा के जल पर निर्भर थे। तो वर्षा के जल के लिए और शत्रु के नाश के लिए ये इंद्र की उपासना करते थे। इंद्र को ये लोग शक्ति का देवता मानते थे। वरुण को ये जल का देवता मानते थे और प्राकृतिक व्यवस्था का संरक्षण भी मानते थे। तो वरुण की भी ये पूजा करते थे,
ठीक है। मृत्यु का देवता यम था और अन्य दूसरे देवता जो इनके थे जिनकी ये पूजा करते थे वो सूर्य, सावित्री, सोम, रुद्र आदि थे। पूजा करने का भी इनका एक अलग तौर तरीका था। पूजा करने के लिए ये अग्नि का यज्ञ करते थे, ठीक है। बलि का प्रावधान था, बलि देते थे ये। तो इस प्रकार से इनका पूजा का प्रावधान था। तो ये हमने डिस्कस किया कौन सा चैप्टर, चैप्टर 8, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 9 की, यानी उत्तर वैदिक काल के बारे में। आज हमने बात की प्रारंभिक वैदिक समाज के बारे में। अगले चैप्टर में बात करेंगे हम उत्तर वैदिक समाज के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।